Hey, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and welcome to this lecture of modern history. इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू इन इंडिया। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय आखिर हुआ क्यों? 1890 तक तो बहुत ही अच्छी तरह से मॉडरेट्स जो नरम दल के नेता थे वो पिटीशन और प्रेयर पर अपना काम चला रहे थे। माई बाप करके अंग्रेजों से जो मनवाना था वो मनवाने का प्रयास मात्र करते थे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं था। अब ये जो ट्रेंड था वो चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां पर उग्र राष्ट्रवाद का उदय होना तय हो चुका था। 1890 के दशक में शुरुआत हुई ये उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रखर रूप ले चुकी थी 1905 तक। बट क्वेश्चन तो ये उठता है कि व्हाई दिस मिलिटेंट ट्रेंड इमर्जेस? ये उग्र राष्ट्र की भावना का उदय होने का कारण क्या था? तो थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहला तो है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का सही चरित्र और चेहरा भारतीयों के सामने आ चुका था। जब भारतीयों को ये समझ में आने लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके कोई भी इम्पोर्टेंट डिमांड्स को नहीं मानेंगे, तो इन्हीं नेताओं के बीच में कुछ ऐसे भी नेता थे जो ज्यादा उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। उनकी ये सोच थी कि सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय गवर्नमेंट ही भारत को अपने विकास के पथ पर ला सकता है। उसके साथ साथ जो आसपास की घटनाएं घट रही थीं, उन्होंने एक बड़ा रोल अपनाया इस मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल इज एक्सपोज ड्यूरिंग 1890s इकोनॉमिक मिजरी। 1890 के दशक में जब आर्थिक रूप से प्रॉब्लम आई तो उस समय जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था ब्रिटिशर्स का वो ज्यादा प्रखर रूप से सामने दिखाई पड़ती है। उसके साथ साथ जो फैमीन आया, जो भुखमरी आई 1896 से 1900 के बीच में, जिसमें कि तकरीबन 90 लाख लोग भूख से मर गए, वो भी ये बताता है कि ब्रिटिशर सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा चाहते थे। उसके साथ साथ जो डेक्कन में ब्यूबोनिक प्लेग आया था उसने लार्ज एरिया को अफेक्ट किया था और उससे भी लाखों लोगों की जाने गई थी। ये सारे जो पॉइंट हैं वो एक तरह से इकट्ठा होके ये बार बार बता रहे थे कि असल में चरित्र और चेहरा कैसा है ब्रिटिशर्स का। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंडियंस हैड रिकॉग्नाइज्ड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। भारतीयों को यह पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ किस कार्य से उपस्थित हैं। उसके साथ साथ 1890 से 1905 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1892 में आया हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट क्रिटिसाइज किया गया नेशनलिस्ट द्वारा क्योंकि वो सेटिस्फाई करने में फेल रहा इंडियन नेशनलिस्ट को। 1897 में नाटू ब्रदर को और बाल गंगाधर तिलक को डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें इम्प्रिजेंट कर दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया उनके ऊपर। हम लोग इन सारे पॉइंट को डिटेल में भी देखेंगे। बस अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, मिलिटेंट नेशनलिज्म है, उसका कारण क्या था। 1899 में जो नंबर ऑफ इंडियंस होते हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन में, उसको और रिड्यूस कर दिया जाता है, जहां पर इंडियंस की ये डिमांड होती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया जाए, वहीं पर ये देखने को मिल रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन और घटाया जा रहा है। इसके साथ साथ 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे कानून को पास करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। इसके साथ साथ 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास होता है जो ग्रेटर कंट्रोल देता है गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसका कारण ये था कि गवर्नमेंट का मानना था कि यूनिवर्सिटी एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं जहां से अधिक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज निकल के आ रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को ग्रो करने में मदद करता है वो है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे पहले भारतीय ये समझते थे कि उनमें वो ताकत नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य को वो हिला सके, पर कुछ ऐसे भी नेशनलिस्ट उभर के आए जिन्होंने ये बताया कि जो एक्चुअल पावर है वो लोगों में है। ओनली द मासेस वर कैपेबल ऑफ मेकिंग द इमेंस सैक्रिफाइस नीडेड टू विन फ्रीडम। मतलब कि लोगों में ही वो ताकत है जिसके दम पर भारत आजाद हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने ये बताया कि ब्रिटिशर से जंग जीतना है तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा और लोगों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट लाना होगा कि दे वर कैपेबल ऑफ
फाइटिंग अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स। नाउ थर्ड पॉइंट जो मैं उठाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो किया वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन जहां इंक्रीज करता है अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस की क्या घटना घट रही है उसको आप महसूस करें, आप समझें, उसका आकलन करें, उसकी कैपेसिटी आपको देता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आता है कि यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ तो आप जिस काम के लिए कैपेबल हैं उससे कम आपको काम और वेतन दिया जा रहा है क्योंकि आप अंग्रेज नहीं हैं, आपका कलर जो है वो ब्राउन है। और आपको ये भी पता है कि ये अनइक्वालिटी में आता है। ये जो थॉट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, वो भारत में आ चुका है। आप ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने के बाद जो चेतना थी ना वो जागृत हो चुकी थी उस समय के नेशनलिस्ट में, और जो पहले से ही डिसकंटेंट है मन में वो अब उभर के सामने आने लगेगा। ऐसे लोगों में जो थोड़ा सा ज्यादा रेडिकल हैं, जो बिपिन चंद्र पाल की तरह हैं, लाला लाजपत राय की तरह हैं, जो अरविंदो घोष की तरह हैं, जो बाल गंगाधर तिलक की तरह हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे जिसने की जो मिथ, जो हवा बना हुआ था कि यूरोपियंस इनविंसिबल हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो सबको के ऊपर राज करने के लिए बने हैं, वो मिथ को तोड़ा। कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है द डिफीट ऑफ द इटालियन आर्मी बाय द इथियोपियंस। वो इथियोपियंस कहां पर हैं? ये नॉर्दर्न अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है। 1896 में ये क्या करता है, इटालियन को हरा देता है। इट शोज कि एक अफ्रीकन नेशन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इटली को हरा दे रहा है। बोर्स वार जो 1899-1902 के दौरान होता है उसमें साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ता है। उसके साथ साथ 1905 में जापान रशिया को हरा देता है। जापान पहले ही से लगभग 1868 से वो इमर्ज करते रह रहा था इंडस्ट्रियल पावर की तरह, और वो शो करता है कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने की ताकत नहीं है, जापानीज वर कैपेबल ऑल्सो। ये शो करता है कि एशियंस हैज द पावर टू इमर्ज ऑल्सो, नॉट ओनली द यूरोपियंस। और ये सारे जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे ना वो भारत में जो नेशनलिस्ट थे उनको जागृत करता है। चाहे वो आयरलैंड में रेवोल्यूशन हो फ्रीडम के लिए, चाहे रशिया, इजिप्ट, तुर्की, पर्शिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो, ये सब प्रेरित करते हैं भारत के नेशनलिस्ट को आजादी का डिमांड करने के लिए। भारतीय अभी तक ये समझ चुके थे कि अगर लोग तैयार हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो बड़े से बड़े एम्पायर को भी हिला सकते हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बाद जो फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। अब जैसे जैसे अंग्रेजों का पकड़ भारत में बढ़ते गया, वो वेस्टर्न कल्चर को भारत में लाने लगे, वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लाने लगे, और ये बताने लगे कि भारतीय जो हैं वो हमेशा से गरीब थे और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन ला करके वो एहसान कर रहे हैं भारतीयों पर इसके अपोजिट में जो भारत के इंटेलेक्चुअल थे उस समय, जैसे स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो यंग नेशनलिस्ट को इंस्पायर करने में सफल रहे हैं, ये बताने में सफल रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी और विदेशी आक्रमण के द्वारा ही उसे लूटा गया, उसे बर्बाद किया गया, और जो भुखमरी, इलिटरेसी देखने को मिलता है वो यही उपनिवेश का ही कारण है। दयानंद सरस्वती ने तो ये पॉलिटिकल मैसेज भी दिया था कि इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, उसके अलावा किसी का भी ये भारत देश नहीं है। इसके साथ साथ 6 पॉइंट पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडरेट्स के जो कार्य थे उससे भी एक्सट्रीमिस्ट खुश नहीं थे। जो स्टार्टिंग के 15 से 20 साल थे उसमें मॉडरेट्स 3P का सहारा लेते थे, यानी प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। वो डिमांड करते थे, वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे कोई भी अपना डिमांड को मनवाने के लिए, और इससे कोई भी बेनिफिट पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला था। और ये मॉडरेट्स भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे इस समय तक कि उनके जो डिमांड है वो ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं हैं, और इसी से जो यंग नेशनलिस्ट थे उस समय के वो बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे और उग्र राष्ट्रवाद उनके अंदर पनपना शुरू हो चुका था। नाउ जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। मैंने कुछ एक्ट के बारे में बात किया था स्टार्टिंग में 1904 में, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये सारे एक्ट कर्जन के अंडर में ही पास हुए थे। उसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का पार्टीशन किया वो कोई भी शक नहीं छोड़ा भारतीयों के दिमाग में कि ब्रिटिशर्स इस देश में क्या कर रहे हैं। वो भारत को तोड़ने आए हैं, जिस तरह से बंगाल को वो विभाजित कर
कर रहे हैं। ये 7 पॉइंट जो है ना वो इकट्ठा होके उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करता है भारतीयों में, और इसी के बारे में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, जिसकी शुरुआत होती है बंगाल पार्टीशन के बाद। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। थैंक यू।